नमस्कार दोस्तों। हमारा देश आज पूरे विश्व में डंका की चोट पे अपना इतिहास या अपनी वर्चस्व को दिखाने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसमें आज हम आपको इस भारत के इतिहास को मैं इस ऑडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा, जिसमें आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसमें ये पूरा भारत का इतिहास मैं इस ऑडियो के माध्यम से आज बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए भारत के इतिहास को मैं स्टार्ट करता हूँ। भारत का इतिहास कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है, जिसमें 65,000 साल पहले हमारे आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां से पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिणी अफ्रीका में रहते थे या रहा करते थे, जिसमें 65,000 वर्ष ईसा पूर्व बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत, अस्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। धीरे धीरे सिंधु घाटी में विकसित हुए और दक्षिणी एशिया में पहली शहरी संस्कृति, जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500 या 1900 ईसा पूर्व के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर नवपाषाण युग, जो माना जाता है कि 700 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभकाल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी की सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। 19वीं शताब्दी के बाद विद्वान के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और उसी ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई और आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसके संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में विदेशी आक्रमणताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु उस पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिसमें कुछ आधुनिक विज्ञान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचनाकार 300 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और न ही DDNA अनुसंधानों में कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता
और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की तो 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों में से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्तमान वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। आर्य लोग खानाबदोश गृहणियों की भांति अपने जीवन जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर उधर भटकते रहते थे। इन लोगों में पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। मनुष्यों की इस सभ्यता को यूलिथ सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर वानर के रूप में थे। उनमें वास्तविक मनुष्य तत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरियन सभ्यता के बाद रेनडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय लोगों में मानवोचित बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद वास्तविक सभ्यता आई, जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने जैसे ही वास्तविक मनुष्य था। अतः युथिल सभ्यता से लेकर नवपाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातु युग प्रारंभिक ताम्र युग से होता है। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि की सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती तट नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की, जहां उन्हें तांबा मिला और वहां और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्र युग के चिन्ह अन्वेषकों को चान्हू डेरो तथा बिजनौर नामक स्थानों में खुदाई से मिले थे। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मैसापोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटाइलामाइट जाति के बाद मैसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरी सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातात्विक डॉक्टर डी डेटेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहते हैं। ताम्र सभ्यता के बाद कांस्य की सभ्यता आई। कांस्य की सभ्यता संभवतः सुमेरियन लोगों की थी। मैसोपोटामिया के उरफरा किस तथा इलाम के शुशा और तपा मुशियान आदि जगहों में उन्हें खुदाई की कांस्य की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मैसोपोटामिया में जहाँ इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले। इसके बाद और सुमेरी जाति की कांस्य की सभ्यता के स्तरों के बीच में ही किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा अस्त्र प्राप्त हुआ है। यूरोपियन पुरातत्ववेत्ताओं का यह मत है कि मिट्टी का यह स्तर उस बड़ी बड़ी बाढ़ द्वारा बना था, जिसकी प्राचीन ग्रंथों में नूह का प्रलय कहते हैं। ताम युग की प्रोटो इलाइमाइट सभ्यता का अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुआ है।
ये इसका यह अर्थ लगाया गया है कि इस प्रलय के प्रथम में ही प्रोटो इलामाइट सभ्यता का अस्तित्व था। इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी की पाषाण सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इस पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध धर्म सांप्रदायिक लोकप्रिय हुई। अशोक इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैला था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले, जिसमें संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में ही इसी समय हुई। भगवान बुद्ध के जीवन में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतांत्रिक राज्य भी थे, जिसमें कौशाम्बी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, चेंदी और अवंती महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था जिसका राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलने की भाग नीति अपना रखी थी। तथापि गणराज्यात्मक राज्यों में के तब भी स्पष्ट संकेत थे जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया और जिन्होंने अगले कई सालों तक राज्य किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे, जो सन 1956 में विजयनगर का पतन हो गया और सन 1526 में मध्य एशिया में निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत में आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 3 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिणी पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ, जिन्होंने उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया है, जिसमें 1659 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया और औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को पलात मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिणी भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया और अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और सन 1857 के एक विरोध को कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी का अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू है। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। जय हिंद। अगले शेष मैं आप लोग को भाग 2 में ऑडियो के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ऑडियो में सुनाऊंगा। जय हिंद।